गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग बीपीएससी का पार्ट 4 देखेंगे पीआरटी के लिए। ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। बिहार से संबंधित इसमें क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? आपने पढ़ा था गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। किसने रिहा किया? इरविन ने। कब रिहा किया गांधी जी को? 26 जनवरी 1931 को। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के बीच 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। इरविन के साथ गांधी जी की वार्ता हो रही है और प्रयास किसने किया था इन दोनों की वार्ता कराने का? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा है गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए था ये? तो आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया जो अछूतों के लिए था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था, लेकिन जो सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया था इसमें नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 71 और 141। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है हमारा, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। कब हुआ पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932 को, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1932 में, तभी पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गईं और सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों का ही व्यवस्था हुई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित करी गईं। अगला प्रश्न है हमारा, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने।
बहिष्कृत भारत जनरल को भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। उन्होंने जुलाई 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था? तो आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये पंचशील के प्रणेता थे तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे। देखिए इसी में कितने प्रश्न बन गए। पहला तो यही बन गया प्रश्न, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सभी ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? 1935 का अधिनियम। दूसरा प्रश्न बन रहा है इसमें, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न हमारा बन रहा है, पंचशील के प्रणेता कौन है? तो पंचशील के प्रणेता हैं जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा प्रश्न बन रहा है, गुट निरपेक्षता में कौन विश्वास रखता था? तो गुट निरपेक्षता में विश्वास रखते थे जवाहरलाल नेहरू। ये एक प्रश्न याद रखिएगा, पंचशील के प्रणेता जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो आंसर हो जाएगा राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। कौन कौन से 6 प्रांत थे? मद्रास था, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 के चुनावों में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में एक थी। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, लेकिन राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न को। बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। तो बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? 1929 में सहजानंद सरस्वती ने की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। अर्थात बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? जुड़े थे तो सभी, क्योंकि इन्होंने सबने क्या किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती का सहयोग किया था। लेकिन जो नेतृत्व किया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। यानी स्थापना जो हुई थी वो किसने की थी? बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने कब की थी? 1929 में। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक
कहाँ पे हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल के स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। अगला प्रश्न है हमारा, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया स्वामी सहजानंद को, और जो दूसरा अध्यक्ष थे वो थे एनजी रंगा, और जो वो सभा हुई थी वो कहाँ हुई थी? फैजपुर में। अगला प्रश्न है, वह कौन थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय कांग्रेस सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। अभी आपने पढ़ा है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? तो आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया। वर्ष 1949 यानी मृत्यु के कुछ समय पहले ही सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। क्या नाम था? ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। तो आप याद रखिएगा, किसान सभा याद रखिएगा, सहजानंद याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। फिर से देखिए, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी का चरण था 1926 से 1939।
ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में कब हुई? 1934 में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई। संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण ने योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण पहचाने जाते हैं लोक नायक नाम से। किस नाम से पहचाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण? लोक नायक भी कहा जाता है इनको। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। किसके साथ मिलकर? राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? अभी आपने पढ़ा, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल 1946 में। कब? आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, 12 अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन इन्होंने अप्रैल 1939 में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा कब दिया था? अध्यक्ष पद से 1939 में, और उसी समय इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था।
1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें पाई, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें प्राप्त करी, मध्य प्रांत में बरार 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें प्राप्त की, संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें प्राप्त करी, उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत था। असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस का सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रहा। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिली थी। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोत के अनुसार सही नहीं है। तो अभी एक पुस्तक है भारत का मुक्ति संग्राम, ये पुस्तक किसकी है? अयोध्या सिंह की। भारत का मुक्ति संग्राम किसकी पुस्तक है? अयोध्या सिंह की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने करी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। लॉर्ड कर्जन ने 1921 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। कब की थी? 1901 में। इसका उद्देश्य था देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना।